आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के महान व्यक्तित्व में महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी बापू का जन्म पश्चिमी भारत में वर्तमान गुजरात के एक तटीय नगर काठियावाड़ जिले में पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था। 1882 में महात्मा गांधी का विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ। करमचंद उत्तम चंद गांधी महात्मा गांधी के पिता थे। वे पोरबंदर रियासत में प्रधानमंत्री, राजस्थानी कोर्ट के सभासद, राजकोट में दीवान और कुछ समय तक बीकानेर के दीवान के उच्च पद पर प्रतिष्ठित थे। ये कावा गांधी के नाम से भी जाने जाते थे। महात्मा गांधी की माता पुतलीबाई थी। महात्मा गांधी के दादाजी का नाम उत्तम चंद गांधी और दादी का नाम लक्ष्मी गांधी था। महात्मा गांधी की शिक्षा पोरबंदर से उन्होंने मिडिल और राजकोट से हाई स्कूल किया। दोनों परीक्षाओं में शैक्षणिक स्तर पर वह एक साधारण छात्र रहे। मैट्रिक के बाद की परीक्षा उन्होंने भावनगर के सामंतदास कॉलेज से कुछ समस्या के साथ उत्तीर्ण की। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन कॉलेज या इनर टेम्पल कॉलेज से बैरिस्टर की डिग्री हासिल की। पुस्तकें और पत्रिकाएं: हिंद स्वराज 1909, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, सर्वोदय, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ या सत्य के प्रयोग 1925, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, नवजीवन, धर्मात्मा गोखले, यंग इंडिया, मेरे सपनों का भारत, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स 1947 में इन्होंने लिखा। पुस्तक हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा 1909 में इंग्लैंड से अफ्रीका जाते समय किल्डोनन कैसिल नामक जहाज पर मूलतः गुजराती में लिखी गई। इस पुस्तक में गांधी जी ने ब्रिटिश संसद को बांझ और वेश्या कहा। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक मनसुखलाल नजर थे। यह साप्ताहिक पत्रिका 1893 में अफ्रीका में प्रकाशित होती थी। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी नामक पुस्तक लुई फिशर, जो महात्मा गांधी के जीवनीकार थे, ने लिखी थी। लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे। यंग इंडिया साप्ताहिक नामक पत्रिका के संपादक गांधी जी थे। यह पत्रिका यूएसए में होम रूल लीग के द्वारा प्रकाशित होती थी। ब्रिटेन के इनर टेम्पल कॉलेज से बैरिस्ट्री पास करने के उपरांत वे गुजरात के एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए सन 1893 में 24 वर्ष की आयु में डरबन दक्षिण अफ्रीका गए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका की धरती पर कदम रखने वाले पहले भारतीय बैरिस्टर थे। दक्षिण अफ्रीका में डरबन से प्रिटोरिया की रेल यात्रा के दौरान 31 मई 1893 को मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर अंग्रेजों द्वारा पुलिस की मदद से गांधी जी को ट्रेन से जबरन बाहर उतार दिया गया। इस घटना ने गांधी जी के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। इन्होंने 1904 में डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। इन्होंने अपने सहयोगी जर्मन शिल्पकार कोरेनबर्ग की मदद से अफ्रीका में ही 1910 में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। अहिंसात्मक प्रतिरोध या सविनय अवज्ञा अर्थात सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906। गांधी का ब्रह्मचर्य व्रत धारण। दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने एक नियम बनाकर प्रत्येक भारतीय के लिए यह अनिवार्य कर दिया कि वे अपने अंगूठे के निशान वाले पंजीकरण प्रमाण पत्र को हर समय अपने पास रखें। गांधी जी ने पहली बार 1906 में इस सत्याग्रह का प्रयोग इसी के विरुद्ध किया। गांधी जी ने अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा का गठन किया और गांधी जी की अगुवाई में अपने रजिस्ट्रेशन के कागजातों को सामूहिक रूप से लोगों ने जला दिया। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से मुंबई में अपोलो बंदरगाह पर उतरे। गांधी जी ने लगभग 21 साल अफ्रीका में बिताया। महात्मा गांधी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की फरवरी 1916 में स्थापना के अवसर पर एक जनसभा को संबोधित किया था। यह उनका भारत में दिया गया पहला सार्वजनिक संबोधन था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। उन्होंने गांधी जी से भारतीय राजनीति की परख के लिए 1 साल आंख और कान खोलकर और मुंह बंद करके पूरे भारत में भ्रमण करने को कहा। ये
मतलब गोखले 1912 में महात्मा गांधी से मिलने अफ्रीका गए। महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु राजचंद्र जी थे। श्रीमद राजचंद्र एक जैन कवि, दार्शनिक, स्कॉलर और रिफॉर्मर थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु एम.जी. रानाडे थे, जिन्हें भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। हरिजन उत्थान के लिए महात्मा गांधी के किए गए कार्य। महात्मा गांधी ने 24 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर के साथ पुनः पैक्ट किया। इसके बाद 30 सितंबर 1932 को ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग का गठन किया, जिसके बाद में हरिजन सेवक संघ नाम कर दिया गया। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। महात्मा गांधी की हरिजन पत्रिका 1933 में पुणे में प्रकाशित हुई। 7 नवंबर 1933 को पूरे भारत में हरिजन उत्थान यात्रा की घोषणा की गई। गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 केरल में के कलप्पन ने आंदोलन किया। महात्मा गांधी के अनुरोध पर मंदिरों में सबको प्रवेश मिला। गांधी जी के सिद्धांत। गांधी जी की अर्थव्यवस्था ट्रस्टीशिप न्यास पर आधारित थी। गांधी रामराज का युगल सिद्धांत सत्य, हिंदू प्लस अहिंसा, बौद्ध, जैन, ईसाई के माध्यम से सत्य प्राप्ति के मार्ग पर आधारित था। महात्मा गांधी दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। महात्मा गांधी के जीवन में जॉन रस्किन द्वारा लिखित पुस्तक अनटू दिस लास्ट के एक विचार, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, ने प्रकाश डाला। महात्मा गांधी बाहरी औद्योगिकीकरण के पक्ष में नहीं थे, जबकि नेहरू थे। ग्राम पंचायतों को संगठित करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना गांधीवाद सिद्धांत को बताता है। सत्याग्रह आश्रम या साबरमती आश्रम। गांधी जी जब भारत आए तो उन्होंने मई 1915 में अहमदाबाद में जीवनलाल देसाई के कोचरब बंगले में सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया था, जो गांधी के वरिष्ठ मित्र थे। 1917 में यह आश्रम साबरमती नदी के तट पर स्थानांतरित हो गया, जिसे साबरमती आश्रम कहा जाने लगा। गांधी जी 1915 से 1930 तक यहीं पर अपना अधिकतम समय बिताया। 19 फरवरी 1915 को महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु और उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो गई। 5 नवंबर 1915 को एक और उदारवादी नेता फिरोज शाह मेहता की भी मृत्यु हो गई। उन्नीस 1936 की बात है जब महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम छोड़ दिया और महाराष्ट्र के वर्धा शहर के एक छोटे से गांव सेवाग्राम में अपना आश्रम स्थापित किया। आगे के सभी कार्यों को महात्मा गांधी ने यहीं से संचालित करने का प्रयास किया और संचालित भी किया। सेवाग्राम का संत सेवाग्राम के आश्रम द्वारा इनको इनकी उपाधि मिली। गांधी जी के असफलता का दौर। इंग्लैंड और वेल्स बार एसोसिएशन में वापस बुलाए हुए पर वे भारत लौट आए, किंतु बम्बई में वकालत करने में उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। बाद में एक हाई स्कूल शिक्षक के रूप में अंशकालिक नौकरी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिए जाने पर उन्होंने ज़रूरतमंदों के लिए मुकदमे की अर्जियां लिखने के लिए राजकोट को ही अपना स्थायी मुकाम बना लिया, परंतु एक अंग्रेज अधिकारी की मूर्खता के कारण उन्हें यह कारोबार भी छोड़ना पड़ा। अपनी आत्मकथा में उन्होंने इस घटना का वर्णन अपने बड़े भाई की ओर से परोपकार की असफल कोशिश के रूप में किया है। यही वह कारण था जिस वजह से उन्होंने सन 1893 में एक भारतीय फर्म से नटाल, दक्षिण अफ्रीका में, जो उन दिनों ब्रिटिश साम्राज्य का भाग होता था, 1 वर्ष के करार पर वकालत का कारोबार स्वीकार कर लिया। गांधी जी के आंदोलन और उनसे संबंधित घटनाएं। 1906 में ब्रह्मचर्य की शपथ लेने के बाद गांधी जी ने सितंबर 1906 में ब्लैक एक्ट के विरोध में अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया। 22 मार्च 1908 को महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द को अपनाया। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 पर महात्मा गांधी ने कहा कि इसने तो हमारा सर्वनाश कर दिया। इसी कारण से राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना। 17 फरवरी 1915 को गांधी जी रविन्द्रनाथ टैगोर से शांति निकेतन में मिले।
6 फरवरी 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपना पहला सार्वजनिक भाषण अंग्रेजी में दिया और अंग्रेजी का जमकर विरोध किया। 1916 का लखनऊ अधिवेशन। यह अधिवेशन कांग्रेस लीग समझौता के लिए प्रसिद्ध है। इस समझौते के अंतर्गत कांग्रेस इंपीरियल और प्रांतीय विधान परिषदों के प्रतिनिधियों के चुनाव में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल पर सहमत हुई। यद्यपि मुसलमानों का यह अधिकार भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में दिया गया था, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। इसे कांग्रेस लीग समझौता के नाम से जाना जाता है। इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व बाल गंगाधर तिलक ने किया, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना को कांग्रेस और लीग दोनों के सदस्य थे उन्होंने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस और लीग का मतैक्य के काल जिस 1916 से 1922 को कहा जाता है। उन्नीस 1916 में कांग्रेस और लीग का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार और लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस और लीग दोनों के सदस्य थे। गरम दल एवं नरम दल को पुनः कांग्रेस के मंच पर एक साथ लाने का प्रयास बाल गंगाधर तिलक एवं मेनी बेसेंट ने किया और इनका प्रयास सफल भी रहा। महामना मदन मोहन मालवीय ने इस समझौते का विरोध किया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल और जवाहरलाल नेहरू मिले। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को बिहार आने का निमंत्रण दिया। तिलक ने इसी अधिवेशन में कहा, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर ही रहूंगा। चंपारण सत्याग्रह 17 अप्रैल 1917। राजकुमार शुक्ल भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बिहार के चंपारण जिले के मुरली भरहवा ग्राम के निवासी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इन्हें चंपारण का गांधी कहा जाता है। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे। महात्मा गांधी के साथ प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी, नरहरि पारिक, ब्रजकिशोर दास, जयप्रकाश नारायण के ससुर और नामी वकील थे ये, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, मजरुल हक, अनुग्रह नारायण सिन्हा आदि महात्मा गांधी के साथ थे। इस सत्याग्रह में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान अशांति का बीजारोपण हुआ, जिसमें चंपारण के किसानों को तिनकठिया प्रथा के अंतर्गत नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसका वहां के किसानों ने विरोध किया। चंपारण सत्याग्रह का परिणाम। जुलाई 1917 ईस्वी में चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया। गांधी जी भी इसके सदस्य थे। इस कमेटी के प्रतिवेदन पर तिनकठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया तथा किसानों से अवैध रूप से वसूले गए धन का 25% वापस कर दिया गया। 1919 में चंपारण एग्रेरियन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें किसानों की स्थिति में सुधार हुआ। यह गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था। खेड़ा सत्याग्रह 18 फरवरी से 5 जून 1918। गुजरात में महात्मा गांधी मुख्य रूप से संघर्ष के आध्यात्मिक प्रमुख थे। उन्हें नए शामिल हुए सत्याग्रही सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य स्थानीय वकीलों और अधिवक्ताओं जैसे इंदुलाल याग्निक, शंकरलाल बैंकर, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, मोहनलाल पांड्या और रविशंकर व्यास द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। 1918 में ब्रिटिश अधिकारियों ने खेड़ा क्षेत्र के करों में 23% की वृद्धि की थी, जबकि यह छप्पनिया काल और अन्य लोगों के कारण हैजा और प्लेग की चपेट में आ गया था। नाडियाड कलेक्टर ने सरदार पटेल और महात्मा गांधी की बैठकों के बावजूद करों की अनावरी प्रणाली से किसी भी सहायता से इनकार कर दिया। खेड़ा सत्याग्रह का परिणाम। गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामूहिक प्रयास से यह आंदोलन भी सफल रहा। सरकार ने बढ़ाया गया कर वापस ले लिया और जब्त की गई जमीनों को वापस कर दिया। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन मार्च 1918। सन 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की बीमारी फैलने के कारण
मिल कर्मचारियों को प्लेग बोनस दिया जाता था। सन 1918 में मिल मालिकों ने बोनस समाप्त करने की घोषणा कर दी, जिसका मिल मजदूरों ने विरोध किया। गांधी जी ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए मिल मजदूरों को शांतिपूर्वक अहिंसात्मक हड़ताल पर चले जाने एवं 35% बोनस की मांग करने को कहा, परंतु मजदूर 50% भत्ते की मांग कर रहे थे। गांधी जी ने मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल करने का फैसला किया। इस आंदोलन में अम्बालाल साराभाई की बहन अनसुईया बेन ने गांधी जी का साथ दिया। सारा मामला एक ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया। ट्रिब्यूनल ने इस सारे मामले को देखते हुए मजदूरों को 35% भत्ता देने की घोषणा कर दी, जिससे हड़ताल समाप्त हो गई। रॉलेट सत्याग्रह सभा का आयोजन 24 फरवरी 1919। रॉलेट सत्याग्रह सभा या सत्याग्रह सभा अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला उपक्रम था। महात्मा गांधी ने 24 फरवरी 1919 को बॉम्बे में रॉलेट एक्ट के विरोध में इस सत्याग्रह सभा का आयोजन किया था। गांधी जी ने इस सत्याग्रह में होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। इस घटना को फर्स्ट वेंचर ऑफ गांधी इन ऑल इंडिया पॉलिटिक्स कहा गया। ध्यातव्य हो कि रॉलेट एक्ट द अनआर्किकल रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 18 मार्च 1919 को पारित हुआ। इसमें संक्षिप्त कार्रवाई के तहत बिना दलील व बिना वकील के तहत 2 वर्ष की सजा का प्रावधान था। यह एक्ट सेडिशन कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित था। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल किया, जिसमें डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किसलू को गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके विरोध में पंजाब के अमृतसर में सब लोग इकट्ठा हुए। यह बैसाखी का दिन था। शांतिपूर्ण विरोध पर रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, एक अस्थायी ब्रिगेडियर जनरल, ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। इसे अमृतसर का कसाई कहा गया है, चूँकि यह कार्रवाई भारतीय रक्षा अधिनियम 1915 के अंतर्गत की गई थी, जिसका माइकल और डायर ने समर्थन किया था। अतः इसकी हत्या उधम सिंह ने 1940 में कर दी। इसके बाद उधम सिंह को फांसी हो गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर प्रतिक्रिया। नटाल इंडियन एम्बुलेंस कोर को महात्मा गांधी ने द्वितीय बोअर युद्ध 1899 के दौरान अंग्रेजों द्वारा स्ट्रेचर बियरर के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बनाया था, जिसका खर्च स्थानीय भारतीय समुदाय द्वारा वहन किया जाता था। गांधी और वाहिनी ने स्पाइन कोव की लड़ाई में सेवा की। इसमें 300 स्वतंत्र भारतीय और 800 गिरमिटिया मजदूर शामिल थे। बोअर युद्ध में उनके काम के लिए गांधी को अंग्रेजों द्वारा कैसर-ए-हिंद और अन्य पदक से सम्मानित किया गया था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि को वापस। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर व नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। जी शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की पदवी त्याग दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच समिति के अध्यक्ष महामना मदन मोहन मालवीय जी थे, जबकि इसका प्रारूप गांधी जी को लिखने के लिए सौंपा गया था। मोंटेग्यू ने जलियांवाला बाग नरसंहार को निवारक हत्या कहा था। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता गांधी जी को सौंपी गई थी। इस सम्मेलन में गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता को 100 सालों में पुनः न प्रस्तुत होने वाला कहा। खिलाफत आंदोलन 23 नवंबर 1919 से 1924 तक चला, जिसको गांधी जी का समर्थन प्राप्त था। खिलाफत समिति के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली तथा शौकत अली थे। मौलाना आज़ाद और हसरत मोहानी भी इसके अध्यक्ष बने। यह आंदोलन तुर्की के प्रश्न पर अंग्रेजों के विरुद्ध होने के कारण मुस्लिमों को हिंदुओं के समीप ला दिया। मालवीय जी ने खिलाफत आंदोलन का भी विरोध किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी को आगाह किया कि धर्म को राजनीति में ना घसीटे। मुस्तफा कमाल पाशा के कारण 1924 में खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया।
आंदोलन के कारण। महात्मा गांधी ने यह आंदोलन 4 कारणों से शुरू किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 और परिणामी पंजाब अशांति पूरे पंजाब क्षेत्र में, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से असंतोष 1919, रॉलेट एक्ट 1919, खिलाफत आंदोलन। इस प्रकार महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। असहयोग आंदोलन 1920-22 का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था और बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक जैसे कुछ वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने असहयोग आंदोलन के विचार का एक मुस्त विरोध किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल थे। असहयोग आंदोलन 27-28 दिसंबर 1919 को कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की। इसमें कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए गांधी जी ने एनसी केलकर और आईबी सेन को सहायक चुना। 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। इसमें महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का रेजोल्यूशन प्रस्तावित किया। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लिखा था। सियारदास ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। इस अधिवेशन की अध्यक्षता वी राघवाचारी ने की थी। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। उनकी अर्थी को कंधा महात्मा गांधी, सैफुद्दीन किचलू और मौलाना शौकत अली ने दिया। हसरत मोहानी ने शोक गीत का पाठ किया। इसी दिन इस आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई। महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन में कहा था, विदेशी कपड़ों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने के संदर्भ में रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी है। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति ही इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था। यह महात्मा गांधी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम जन आंदोलन और राजनीतिक शक्ति का प्रथम प्रदर्शन था, जिसका नारा था 1 वर्ष में स्वराज। सरदार पटेल और मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले प्रथम नेता मोहम्मद अली थे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में गांधी जी की जीत इसलिए पक्की मानी जा रही थी कि गांधी जी एक अवतारी महात्मा या धर्म के प्रतीक हैं। छपरा में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन केदार पांडे ने किया। असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ दिया, जबकि उनकी परीक्षा को 20 दिन ही शेष थे। असहयोग आंदोलन का प्रतिफल हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में उभरा। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद सरस्वती ने किया। गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान लोगों से शराब छोड़ने को कहा, जिससे अंग्रेजों के राजस्व में भारी कमी आई। बिहार सरकार ने शराब को बढ़ावा देने के लिए कुछ लोगों की सूची जारी की। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर भगवान दीन अहीर के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों द्वारा थाने में आग लगा दी गई, जिसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जला दिए गए। इस घटना से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल कहा या हिमालयन ब्लंडर कहा। महात्मा गांधी तब बारदोली में थे। बारदोली जो तालुका थी वो गुजरात में थी। महात्मा गांधी ने 12 फरवरी में बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति के समक्ष आंदोलन वापसी का प्रस्ताव पारित किया और असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। इस अवधि के दौरान पूरे देश में लगभग 800 राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की गई थी। चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में बंगाल में शैक्षिक बहिष्कार सबसे सफल रहा। पंजाब में भी लाला लाजपत राय के नेतृत्व में शैक्षिक बहिष्कार व्यापक था। अन्य सक्रिय क्षेत्र बम्बई, बिहार, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश थे। आंदोलन ने मद्रास को भी प्रभावित किया। मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सियारदास, श्री जयकर, वी पटेल, आसफ अली खान, एस किचलू और कई अन्य जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत को त्याग दिया। इस आंदोलन का प्रतिफल यह हुआ कि ब्रिटिश सरकार के प्रति जनता का भय समाप्त हो गया और हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। फिर भी भारतीय मुसलमान उग्रवादी आंदोलन की तरफ आकर्षित नहीं हुए। इसका कारण था उग्रवादियों की हिंदू अतीत की महिमा का गुणगान तथा उसका पुनरुत्थान करना। यद्यपि बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे कई दिग्गज राजनीतिक नेताओं, एनी बेसेंट ने गांधी जी की योजना का विरोध किया,
लेकिन युवा पीढ़ी ने उनका पूरा समर्थन किया। मौलाना आज़ाद, मुख्तार अहमद अंसारी, हकीम अजमल खान, अब्बास तैयब जी, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली जैसे मुस्लिम नेताओं ने भी उनका समर्थन किया। चौरी चौरा जन आक्रोश 4 फरवरी 1922। यह डेट बदल गई है, पहले 5 फरवरी 1922 थी। घटना से 2 दिन पहले 2 फरवरी 1922 को भगवान दीन अहीर नामक ब्रिटिश भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त सैनिक के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले स्वयंसेवकों ने गौरी बाजार में उच्च खाद्य कीमतों और शराब की बिक्री का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों को स्थानीय दरोगा इंस्पेक्टर गुप्तेश्वर सिंह और अन्य पुलिस अधिकारियों ने पीटा। कई नेताओं को गिरफ्तार कर चौरी चौरा थाने में बंद कर दिया गया। इसके जवाब में 4 फरवरी को बाजार में पुलिस के खिलाफ धरना दिया गया। चौरी चौरा मामले में दंगा और आगजनी के आरोप में गोरखपुर सत्र न्यायाधीश एच.ई. होम्स के न्यायालय में कुल 225 लोगों को मुकदमे में लाया गया था। इसमें 19 लोगों को फांसी, 14 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा मिली। इनका मुकदमा मालवीय जी ने लड़ा था, जिनको अधिकाधिक सफलता मिली थी। नमक सत्याग्रह 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। गांधी जी ने यह यात्रा 24 दिन में 241 मील 78 सत्याग्रहियों के साथ साबरमती आश्रम से डांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया। गांधी जी ने इस आंदोलन में कहा, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। इस आंदोलन में गांधी जी जब गिरफ्तार हो गए तो इस आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया। इस आंदोलन में सर्वाधिक महिलाओं ने भाग लिया तथा अधिकतम सत्याग्रही गुजरात के थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर पहली बार गिरफ्तार भी हुए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रामचंद्र गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। गांधी जी के 11 सूत्री मांग पत्र। पूर्ण रूपेण मदिरा निषेध, विनिमय की दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसे कर दी जाए, भूमि लगान आधा और उस पर काउंसलिंग का नियोजन, नमक कर की समाप्ति की जाए। इसका मतलब मुफ्त नमक नहीं। सेना संबंधी व्यय में कम से कम 50% की कमी हो। बड़ी बड़ी सरकारी नौकरी का वेतन आधा कर दिया जाए। विदेशी वस्तुओं के आयात पर निषेध कर लगे। भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित रहे और इसके लिए एक कानून का निर्माण हो। सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए, राजनीतिक मामले उठा लिए जाए तथा निर्वासित भारतीयों को देश वापस आने की अनुमति दी जाए। गुप्तचर पुलिस हटा लिया जाए अथवा उस पर जनता का नियंत्रण रहे। आत्मरक्षा के हथियार रखने की अनुमति दी जाए। आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति दी जाए। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने अप्रैल 1930 में तिरुचेन गोंड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदारण्यम तक नमक कानून के लिए पदयात्रा की। बिहार में नमक सत्याग्रह 16 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण जिले में प्रारंभ हुआ। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल सर्राफ ने किया। बिहार में बेतिया से सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी करबंदी आंदोलन चलाया गया। उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी ने कटक से इंचुड़ी तक मार्च किया। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान सीमंत गांधी द्वारा विशुद्ध अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया। मालाबार में के कलप्पण ने कालीकट पोयनूर तक नमक कानून के लिए मार्च किया। ऑल इंडिया कांग्रेस के खजांची रहे जमनालाल बजाज पहली बार जेल गए। 21 मई 1930 को धरासना नमक गोदाम पर सरोजनी नायडू के नेतृत्व में छापा मारा गया। इस समय महात्मा गांधी महाराष्ट्र के यरवदा जेल में बंद थे। 1930 के दशक में श्रमिक नेताओं का राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति झुकाव कम था, क्योंकि वो साम्यवादी विचारधारा से सहमत थे तथा कांग्रेस की विचारधारा को बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी समझते थे। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इस समझौते में गांधी के लाभ कोयल एंड कैंपबेल जॉनसन ने सांत्वना पुरस्कार कहा। इस समझौते पर सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को 2 महात्मा कहा। इस समझौते में लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। भारतीय शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं। आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वालों को उनके पदों पर पुनः बहाल किया जाएगा। आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति वापस की जाएगी। कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने निम्न बातें स्वीकार की। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी।
कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। गांधी जी पुलिस की ज्यादतियों की जांच की मांग छोड़ देंगे। यह समझौता इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के साथ समानता के स्तर पर समझौता किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था और 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, जिसमें कांग्रेस की ओर से नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। इस सम्मेलन में सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट ने भाग लिया था, जिसमें महिलाओं का नेतृत्व एनी बेसेंट ने किया था। यह सम्मेलन सांप्रदायिकता के कारण असफल रहा था, जिसमें गांधी जी ने वापस भारत आकर 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से प्रारंभ किया। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन राजपुताना जहाज से गए थे। इसी समय फ्रैंक मॉरिस ने गांधी जी के बारे में कहा, अर्धनंगे फकीर की ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य अपने आप में अनोखा एवं दिव्य प्रभाव उत्पन्न करने वाला था। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक निर्णय 1932 के प्रावधान। इसमें मुसलमानों, सिखों, यूरोपियों, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाइयों तथा स्त्रियों को भी पृथक सांप्रदायिक मताधिकार प्रदान किया गया था। प्रांतीय विधानमंडल में सांप्रदायिक आधार पर स्थानों का वितरण किया गया। सभी प्रांतों को विभिन्न संप्रदायों के निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित कर दिया गया। अन्य शेष मतदाता जिन्हें पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में मताधिकार प्राप्त नहीं हो सका था, उन्हें सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का अधिकार प्रदान किया गया। बम्बई प्रांत में सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में से 7 स्थान मराठों के लिए आरक्षित किए गए। विशेष निर्वाचन क्षेत्रों में दलित जाति के मतदाताओं के लिए दोहरी व्यवस्था की गई, मतलब 2 टियर इलेक्शन सिस्टम की मान्यता दी गई। उन्हें सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों तथा विशेष निर्वाचन क्षेत्रों दोनों जगह मतदान का अधिकार दिया गया। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में दलित जातियों के निर्वाचन का अधिकार बना रहा। दलित जातियों के लिए विशेष निर्वाचन की यह व्यवस्था 20 वर्षों के लिए की गई। दलितों को अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता दी गई। पूना समझौता या पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे 23 लोगों ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर सवर्ण हिंदुओं की ओर से मदन मोहन मालवीय ने, दलित वर्गों की ओर से डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए। महात्मा गांधी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया। इस समझौते के अनुसार दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया तथा व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के स्थान हिंदू वर्ग के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए। दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की संख्या 18% कर दी गई। मद्रास में 30, बंगाल में 30, मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत में 20-20, बिहार एवं उड़ीसा में 18, बम्बई एवं सिंध में 15, पंजाब में 8 तथा असम में 7 स्थान दलितों के लिए सुरक्षित किए गए। केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए संयुक्त निर्वाचन की प्रक्रिया तथा प्रांतीय विधानमंडल में प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने की व्यवस्था को मान्यता दी गई। दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय संस्थाओं में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। ब्रिटिश सरकार ने पूना समझौता 1932 को कम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान कर दी। बाद में यह पूना पैक्ट स्वतंत्र भारत के संविधान में दलित वर्ग के लिए आरक्षण पद्धति के लिए आधार बना था। 12 दिसंबर 1931 को गांधी जी मुसोलिनी से रोम में मिले। 1 जनवरी 1932 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 30 अक्टूबर 1934 को गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। 14 दिसंबर 1934 को ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की स्थापना की। 10 मार्च 1939 के कांग्रेस के जबलपुर में उत्पन्न त्रिपुरी संकट में महात्मा गांधी को मुंह की खानी पड़ी। गांधी जी के साथ समस्त दक्षिणपंथी नेताओं के समर्थन से कांग्रेस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार पट्टाभ सीतारमैया को 1377 मत और सुभाष चंद्र बोस को 1580 मत मिले। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस दोबारा अध्यक्ष बने, लेकिन कांग्रेस के अंदर दबाव में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। राजकोट सत्याग्रह 1939। राजकोट रियासत के राजा का प्रजा की बातों को ना मानना और महंगाई चरम पर होना इस सत्याग्रह का मुख्य कारण था। 3 मार्च 1939 को गांधी जी अनशन पर बैठ गए। 7 मार्च को चीफ जस्टिस ऑफ ब्रिटिश इंडिया ने गांधी जी की सारी बातें मान ली।
व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह पावनार आश्रम महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ। इसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे चुने गए। इस सत्याग्रह में जवाहरलाल नेहरू को दूसरा सत्याग्रही समझा गया। 15 जनवरी 1942 को महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया, जिसके अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स थे। महात्मा गांधी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा, जिसका बैंक दिवालिया होने वाला। सर्वप्रथम इसी में संविधान सभा का प्रस्ताव रखा गया था। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ब्रिटिश को भारत से तत्काल निकाले जाने का रेजोल्यूशन पारित किया। इसे वर्धा प्रस्ताव कहा जाता है। इसमें गांधी जी ने कहा, मैं देश के बारू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942। बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में मौलाना आज़ाद की अध्यक्षता में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हो गया। इसी दिन भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका अरुणा सफली ने ग्वालियर टैंक मैदान में ऑल इंडिया कांग्रेस का झंडा फहराया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल था। उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस के गुप्त रेडियो कार्यक्रम को संचालित किया। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी तथा उनके साथियों को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में रखा गया। 15 अगस्त 1942 को महादेव देसाई की मृत्यु हो गई। उन्हें आगा खां पैलेस में दफनाया गया। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। इस आंदोलन में बड़े बूढ़े बच्चे और महिलाएं सब शामिल थी। राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया। सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942। पटना सचिवालय के ऊपर तिरंगा फहराने का प्रयास कर रहे 7 छात्रों पर पटना के जिलाधिकारी WG आर्थर ने पुलिस को गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें उमाकांत प्रसाद सिन्हा उर्फ रमन जी नरेंद्रपुर सारण, रामानंद सिंह शहादत नगर वर्तमान धनरुआ पटना, सतीश प्रसाद झा खड़हरा भागलपुर, जगपति कुमार खराटी अबोरा थाना औरंगाबाद, देवी प्रसाद चौधरी सिलहट, जमालपुर राजेंद्र सिंह बनवारी चक सारण, राम गोविंद सिंह दशरथा पटना। बिहार के बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ता गुरिल्ला बैंड गठित किया और ये हजारीबाग जेल से भागकर भूमिगत गतिविधियों में इंडो नेपाल बॉर्डर पर संलिप्त रहे। अरुणा सफली ने स्वयंसेवकों के साथ तोड़फोड़ मचाया। सुचेता कृपलानी अहिंसक कार्यों को अंजाम दिया। इस आंदोलन में महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर साथ थे और रेवरेंड चार्ली एंड्रूज महात्मा गांधी के समर्थन में इनके साथ थे। इस आंदोलन में कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिमों को भारत छोड़ो आंदोलन से दूर रहने को कहा। वास्तव में भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी, जिसके फलस्वरूप शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया समय का तकाजा थी। 6 जुलाई 1944 को टोक्यो के एक रेडियो प्रसारण में भारत को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी से कहा, स्वतंत्रता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। बंगाल के नोआखोली दंगा 1946 में महात्मा गांधी द्वारा किए गए शांति प्रयासों से प्रभावित होकर माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा। 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी ने कलकत्ता में उपवास रखा और प्रार्थनाएं की। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। अन्य तथ्य: भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य तिलक और गांधी ने किया। तिलक को महात्मा गांधी का अग्रगामी कहा जाता है। महात्मा गांधी ने तिलक को मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा। 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया गया। गांधी जी ने 1920 में इसकी अध्यक्षता की। अर्धनंगा फकीर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान तथा देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा पहली बार। गांधी ने टैगोर को गुरुदेव कहा। CF एंड्रूज और नेहरू ने गांधी जी को बापू कहा। माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा। प्रथम विश्व युद्ध के समय भर्ती कराने वाला सार्जेंट इनको उपाधि मिली। भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा। कुली बैरिस्टर अफ्रीका में अंग्रेजी मजिस्ट्रेट द्वारा कहा गया। सेवाग्राम का संत आश्रम के अतिथियों द्वारा कहा गया। मलंग बाबा कबायलियों द्वारा, कर्मवीर अफ्रीका के सहयोगी द्वारा,
भंगी शिरोमणि दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान कहा गया।